नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इस कोरोना काल में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चलिए आज हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रमुख प्रवर्तक पेस्टालॉजी। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कल पेस्टालॉजी के बारे में पढ़ेंगे और पेस्टालॉजी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके आने के बाद शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा का शुभारंभ हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पेस्टालॉजी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन करवाया। आइए थोड़ा इनके जीवन के बारे में जानते हैं, इनका परिचय। तो जॉन हेनरिक पेस्टालॉजी, इनका जन्म जो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख नामक नगर में 1746 ईस्वी में हुआ था। जब ये छोटे बालक थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन जो है उनकी उदार माता द्वारा किया गया। ये जो है अपने बड़े भाई और अपने दादा से बहुत प्रभावित हुए। दादा के पास रहकर ही इनमें जो है प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त की। ये थोड़े पढ़ने में ठीक नहीं थे तो इसलिए लोग इनके जो सहपाठी थे उन्हें भोंदू कहकर बुलाते थे। इसके बाद जो उच्च शिक्षा है वो उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक विश्वविद्यालय में ली, लेकिन उन्हें वहां पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। फिर 1769 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद इनके अंदर जो है कृषक बनने की इच्छा जागृत हुई और ये कृषक बनकर जो है सपरिवार अपने परिवार के साथ रहने लगे। उन्हें वहां भी सफलता नहीं मिली तो फिर उन्होंने औद्योगिक शिक्षा में प्रयोग किए और ख्याति अर्जित की। इसके बाद उन्होंने सामाजिक सुधार, विविध प्रकार के सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन दिया। इसके बाद साहित्यिक कार्य किए और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो रहा वो रहा प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में सुधार। यानी जो माध्यमिक शिक्षा के पहले विद्यालय होते थे उन विद्यालयों में किस तरह की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, इस पर उन्होंने व्यापक रूप से काम किया। और आप 1827 ईस्वी में जो है स्वर्गगामी हो गए, ईश्वर को प्यारे हो गए। पेस्टालॉजी एक बहुत ही उच्च स्तर के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए इन्होंने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए इस पर ज्यादा जोर दिया। इन्होंने एक विद्यालय भी चलाया जिसमें हर्बर्ट तथा फ्राबेल जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने अध्ययन भी किया उसमें, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें जो है इस विद्यालय को बंद करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा पेस्टालॉजी के बारे में परिचय था। अब हम जानेंगे पेस्टालॉजी के शैक्षिक विचार। तो पेस्टालॉजी के शैक्षिक विचार क्या है इस बारे में हम जानेंगे। तो इनकी कुछ हेडिंग्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है शिक्षा का अर्थ। दोस्तों, शिक्षा का अर्थ। तो पेस्टालॉजी एक ऐसे विद्वान हैं और इनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ जन्म लेता है। यानी इनका ये मानना था कि चाहे वो होशियार बालक हो, चाहे वो उच्च बुद्धि वाला बालक हो, चाहे वो निम्न बुद्धि वाला बालक हो, सबकी एक क्या होती है, सब में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ऐसा शिक्षा विधान बनाया जाए जो व्यक्तियों की जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास कर सके। उन्होंने शिक्षा के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण व्यक्त किया है। जैसे उनका कहना था कि शिक्षा व्यक्ति का आंशिक विकास है। यानी वे जो है शिक्षा को व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं मानते थे, वो क्या मानते थे, आंशिक विकास है। उन्होंने परिभाषित किया कि शिक्षा मानव प्राणी की सभी शक्तियों एवं योग्यताओं को स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा सामंजस्यपूर्ण विकास है। क्या है शिक्षा? यानी शिक्षा क्या करती है, मानव की सभी शक्तियों योग्यताओं के स्वाभाविक और प्रगतिशील सामंजस्यपूर्ण विकास को
सबके सामने लाती है। ये काम कौन करता है? शिक्षा करती है। उनका ये शिक्षा के बारे में मानना था। दूसरी जो मुख्य बात है वो है शिक्षा के उद्देश्य। तो एस्ट्रोलॉजी ने समाज के उत्थान के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना। वो ये मानते थे कि अगर यदि समाज को उत्थान करना है, समाज को विकसित होना है, तो शिक्षा लेना आवश्यक है। और इन्हीं चीजों को उन्होंने अपने दृष्टिकोण में लाकर कुछ बिंदु दिए, जिन बिंदुओं के आधार पर उन्होंने वास्तव में शिक्षा के उद्देश्यों को रेखांकित किया कि एक शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य, शिक्षा देने के उद्देश्य क्या होने चाहिए। सबसे पहले वह मानते थे कि शिक्षा मानव जाति के कल्याण के लिए होनी चाहिए। ये उनका मानना था कि शिक्षा क्या हो? मानव जाति के कल्याण में हो। दूसरी बात, वो ये मानते थे कि जो हमारी अर्जित शक्तियां हैं या जो अर्जित उपलब्धियां हैं उनमें पूर्णता आए, वरन जीवन के लिए तैयार करना है। अर्थात यानी जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, आंख मूंद कर आज्ञा पालन करने की आदत को ग्रहण करना नहीं है, अपितु स्वतंत्र रूप से कार्य क्षमता विकसित हो, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। ये बताते थे यानी जो हमारी उपलब्धियां हैं उनमें क्या है? निखार है, उनमें पूर्णता है। और तीसरी जो बात है वो ये थी कि वो ये कहते थे कि मानव प्रकृति में पूर्णता, क्योंकि प्रत्येक मानव अधूरा होता है, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण, लेकिन सभी प्रकार के गुण एक मानव में नहीं होते हैं। तो उनका ये मानना था कि शिक्षा मानव की जन्मजात गुणों के साथ साथ मानव में कुछ ऐसे गुण भी विकसित करती है जिससे उसकी प्रकृति पूर्ण होती है या उसकी प्रकृति पूर्ण हो। इस प्रकार का उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए। चौथी बात जो है वो ये है कि वो ये मानते थे कि मानव शक्ति एवं गुणों, मानव की शक्ति और गुणों का कैसा हो? सामंजस्यपूर्ण विकास हो। ये एस्ट्रोलॉजी का मानना था। तीसरी बात जो है पाठ्यक्रम, चूंकि पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए, शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है, शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो एस्ट्रोलॉजी ने अपने समय के पाठ्यक्रम को, उनके समय में जो पाठ्यक्रम प्रचलित था उसको क्या अविस्तारित और अपूर्ण बताया। उन्होंने कुछ बातों पर बल दिया। उन्होंने कहा जैसे कि शिक्षा देते समय विकास का सिद्धांत सम्मिलित होने चाहिए, उपयोगिता शिक्षा की क्या उपयोगिता है इसका सिद्धांत भी जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए, और व्यक्तिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, अर्थात व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है और उसकी जो है किस तरह से उसमें सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप गुण विकसित होते हैं, ये उसमें सम्मिलित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये उनका मानना था। इसके बाद नंबर 4 जो है वो शिक्षा संगठन, यानी एस्ट्रोलॉजी ने जो है वर्डन के विद्यालय में शिक्षा को निम्न तरीके से जो है संगठित किया। सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी कक्षा बनाई। क्या बनाई? प्राइमरी कक्षा। ये कक्षा थी कक्षा 8, मतलब ये कक्षा मतलब प्राइमरी कक्षा बनाई जो 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया। मतलब इनका कहना था कि प्राइमरी कक्षा में 8 वर्ष तक की आयु वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद नंबर दूसरा जो है वो है लोअर कक्षा। लोअर कक्षा में एस्ट्रोलॉजी मानते थे कि 8 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और तीसरी जो कक्षा थी वो अपर कक्षा। उनका मानना था कि अपर कक्षा में 11 से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। इस तरह से उन्होंने जो वर्डन में स्कूल खोला उस स्कूल में ये प्रयोग किया, जहाँ पे हमने बताया था फ्राबेल वगैरह मनोवैज्ञानिक भी उसी स्कूल में अध्ययन किए हैं। तो उन्होंने ये निर्धारित किया कि ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये सबसे अच्छी आयु थी। यानी ये कह सकते हैं कि 13 वर्ष तक के बालक को प्रारंभिक शिक्षा इन तरीकों से देनी चाहिए। उनको इस तरह से बांटकर 3 भागों में बांटकर उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद है शिक्षण विधियां। तो एस्ट्रोलॉजी जो उस समय पे परंपरागत विधियां प्रचलित थी उनका विरोध करते हैं। उनका मानना था कि उस समय जो विधियां शिक्षा की जो विधियां प्रचलन में थी वो कैसी थी? परंपरागत थी और रटने पर जोर देती थी। इसलिए एस्ट्रोलॉजी ने उनका बहुत विरोध किया। उनका मानना था कि रटने की बजाय बालक को स्वयं
ज्ञान की खोज करना चाहिए तथा अपने पैरों पर खड़ा हो, इस तरह की जो है उसमें प्रवृत्तियां विकसित होनी चाहिए। कुछ विधियां उन्होंने बताई हैं, जैसे नंबर 1 बताई उन्होंने निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी निरीक्षण करके सीखना। दूसरी विधि उन्होंने बताई क्रिया विधि या करके सीखना, यानी एक्टिविटी मेथड या लर्निंग बाय डूइंग। और तीसरी विधि बताई उन्होंने आगमन विधि, यानी इंडिकेटिव मेथड। ये 3 विधियां उन्होंने बताई हैं। इन विधियों के आधार पर वो जो है शिक्षा व्यवस्था को चलाने के पक्ष धरते, और इन तीनों विधियों को अंशवांग नाम से जाना जाता है। यानी ये तीनों विधियां अंशवांग नाम से प्रसिद्ध हैं। यदि मैं कह दूं कि अंशवांग, तो ये तीनों विधियां उसमें आ जाती हैं। ये अंग्रेजी में अंशवांग के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उनमें जैसे अंशवांग को कहा जाता है कि तो इसका मतलब माना जाता है कि तात्कालिक जागरूकता, यानी इसका एक अर्थ क्या है, तात्कालिक जागरूकता। दूसरा अर्थ है प्रत्यक्ष परिचय, या तीसरा अर्थ है इसका प्रत्यक्ष अनुभूति, चौथा अर्थ है इसका स्थूल अनुभव, और 5वां अर्थ है इसका व्यक्तिगत संपर्क। यानी ये इन विधियों के मतलब अंशवान के अर्थ हैं, ये उन्होंने बताए हैं। अंशवान से उनका तात्पर्य था कि इंद्रिय अनुभव, यानी हम जो अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उस पर निरीक्षण करते हैं, या जो हमारा ज्ञान अंतःकरण से प्रस्फुटित होता है, या हमारे जो अनुभव होते हैं, उनके आधार पर हमारी जो है भाषा या हमारी पाठ्यक्रम निर्धारित होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो इसलिए उन्होंने 3 पक्ष निर्धारित किए। सबसे पहला पक्ष था उनका आकृति, दूसरा था रूप, या तीसरा था नाम, संख्या या नाम। ये उनका मानना था पेस्टोलॉजी का। उनका अगला विचार जो था शिक्षा और वो था अनुशासन। उनका मानना था कि परंपरागत विद्यालयों में प्रचलित कड़े नियंत्रण को देखकर बड़ा दुख लगता है। वो ये मानते थे कि जो परंपरागत विद्यालय चल रहे थे, और विद्यालयों में जो बच्चों के प्रति कठोरता का भाव था, वो उसको देखकर वे बहुत दुखी होते थे, वो ठीक नहीं था। उनका विश्वास ये था कि बालक क्या है, ईश्वर के अंश हैं, और उन्हें प्रेम एवं सहानुभूति के साथ साथ पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है। तो उनका ये मानना था कि बच्चों को दंडित ना करके, बच्चों को भयभीत ना करके, बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाए, ऐसा मानना था पेस्टोलॉजी का, उसी को वो अनुशासन कहते थे। अगली जो बात है वो शिक्षक का स्थान। तो पेस्टोलॉजी का विचार था कि बालक की स्वाभाविक शक्तियों के विकास के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। कैसे की जानी चाहिए? स्वाभाविक शक्ति के विकास के आधार पर ही। और इसी दृष्टि से उन्होंने शिक्षक पर दायित्व डाला कि शिक्षक क्या करे, बालक के स्वभाव और उसकी संभावनाओं को पूर्णता से जाने कि बालक का स्वभाव और उसकी संभावनाएं क्या है, साथ ही वह उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रकट करे। यानी पेस्टोलॉजी मानते थे कि शिक्षक को बालक बालिकाओं के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, प्रेम पूर्वक उनका पथ प्रदर्शन करना चाहिए। और अगर एक शिक्षक एक बालक या बालिका के लिए पिता के जैसा प्रेम देता है, तो निश्चित रूप से उसका बालक भी जो है शिक्षक का पिता के जैसा सम्मान करता है, ऐसा मानना था पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी के संबंध में कुछ एक विद्वान हुए मोर्फ। क्या हुए? मोर्फ ने उनकी शिक्षा सिद्धांत एवं पद्धति संबंधी विचारों का सार कुछ बिंदुओं में प्रस्तुत किया है। जो आपकी स्क्रीन पर जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो यही बिंदु हैं जो मोर्फ ने पेस्टोलॉजी के विचारों के संबंध में दिए हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो है वो है निरीक्षण निर्देश का आधार। यानी वो मानते हैं, मोर्फ भी मानते हैं कि पेस्टोलॉजी ने जो अपना शैक्षिक विचार सबके समक्ष प्रस्तुत किए है वो कैसे हैं? निर्देश उनका आधार क्या है? निरीक्षण निर्देश उनका आधार है। और दूसरा बिंदु जो है वो ये मानते हैं कि भाषा को निरीक्षण या वस्तु से संबंधित किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो है सीखते समय निर्णय तथा आलोचना का अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। चौथी जो बात है वो है प्रत्येक विषय के शिक्षण को सरलतम तत्वों से प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। यानी पेस्टोलॉजी मानते हैं
कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर, यानी सबसे पहले सरलतम तत्वों को सम्मिलित करके धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। अगला बिंदु जो है वो 5वां बिंदु, मानते हैं कि शिक्षण के समय प्रत्येक शिक्षण बिंदु पर छात्र को अधिकार कराने के लिए उसे समय एवं अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को विद्यार्थी के लिए, बालक या बालिका के लिए या छात्र के लिए अवसर देना चाहिए। अगला 6वां बिंदु जो है वो है शिक्षण का उद्देश्य विकास से संबंधित होना चाहिए। पेस्टोलॉजी मानते हैं कि क्या हो कि शिक्षण उद्देश्य कैसा हो, विकास से संबंधित हो। अगला 7वां बिंदु है शिक्षक को बालक की व्यक्तिता का आदर करना चाहिए, यानी शिक्षक को भी बालक की जो व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी है उसका आदर करना चाहिए। 8वीं बात जो है वो है प्रारंभिक शिक्षा का अंतिम ध्येय क्या, बालक की बुद्धि की शक्तियों का विकास एवं वृद्धि करना है। 9वां बिंदु है अनुशासन की स्थापना प्रेम के आधार पर हो। और 10वां बिंदु है शक्ति ज्ञान और कौशल सीखने से संबंधित होने चाहिए। और 11वां बिंदु है निर्देश शिक्षा के उच्चतर उद्देश्यों के अधीन रहना चाहिए। इन 11 बिंदुओं में मूर्ख ने पेस्टोलॉजी के शिक्षा सिद्धांत एवं पद्धति संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। उनका ये मानना है कि ये 11 बिंदु पेस्टोलॉजी के शैक्षिक विचारों में निहित हैं। ये हम कह सकते हैं थॉमसन के शब्दों में कहें तो पेस्टोलॉजी के बारे में उन्होंने कहा है, क्या कहा कि पेस्टोलॉजी ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक विद्यालयों के उद्देश्य एवं प्रयोजन निर्धारित किए, साथ ही उसने इन विद्यालयों को चर्च के उद्देश्यों को पूरा करने वाले साधन के स्थान पर समाज को पुनर्जीवन देने के लिए तथा सभी के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साधन बनाया। उसने शिक्षक प्रशिक्षण की समस्या के संपूर्ण स्वरूप को बदल दिया और नॉर्मल स्कूलों की आवश्यकता को प्रकट किया। ऐसा ये कथन जो है थॉमसन ने उनके जो है पेस्टोलॉजी के बारे में कहा है। पेस्टोलॉजी बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हैं और ये जो है उन्होंने एक शिक्षा व्यवस्था में, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, ये आज का वीडियो था दोस्तों। आप लोग, आपसे बार बार जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है चैनल देखिए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और अपनी जो लड़के हैं वो अपने दोस्त और जो लड़के हैं वो अपनी सहेलियों से कहें कि वो इनको देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा होनी है, चाहे वो दिसंबर में हो या नवंबर में हो, लेकिन आपकी परीक्षा होगी, इसलिए आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। आप एक वीडियो देखिए, लगातार देखिए, और मैंने पहले भी कहा, अभी कहा, जो यहाँ पढ़ाया गया है वो कक्षा में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए लगातार वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप लोग जो है कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखें। घर से बाहर जब बहुत ही आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। और हाँ, जो है बार बार हाथ धोएं, खुद सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाए रखें, घर पहुंचने पर अपने जो है कपड़े वपड़े साफ अच्छे से कर लें, खुद सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों को भी सुरक्षित रखें। ऐसा उन्हें बोलें, क्योंकि इस महामारी से हमें जीतना है, इस महामारी से हमें जीतना है, लड़ना है, तभी हम जो है एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। सभी दोस्तों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।